तो है ज़िले सदर मुल्तान पीटीआई जावेद वड़ैच साहब, आप टिकट होल्डर हैं 211 से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वड़ैच साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ के आपसे वाबस्तगी कब से शुरू हुई? मैं सर 2011 में पीपल्स पार्टी को छोड़ के तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ था और तब हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी वफाक में भी, पंजाब में हमारी कोalition गवर्नमेंट थी, सदर भी हमारा अपना था, पार्टी हुकूमत में थी और अभी हुकूमत में तकरीबन उसके 2-2.5 साल रहते थे। तब मैंने छोड़ा था और पीटीआई उस वक्त इसका पूरे पाकिस्तान में एक काउंसलर भी नहीं था और ये लगता भी नहीं था कि जो 2013 का इलेक्शन आएगा उसमें कोई हम हुकूमत बना लेंगे। तो सिर्फ एक नज़रियाती बुनियाद के ऊपर जब मैंने समझा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर अब नज़रियाती सियासत का ख़ात्मा है और मफाद परस्ती की, हर हुकूमत को लेने की, हुक्मरानी करने की सियासत अब रह गई है और हमें एक बंदा वहाँ नज़र आ रहा था पूरे इन दी इंटायर पॉलिटिकल सीन पे, हमें इमरान खान नज़र आ रहा था जो नज़रियात की सियासत को आगे प्रमोट करना चाहता। जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उनका तोती यकीनन बोल रहा था, उस वक्त आपने उनको खैरबाद कह दिया जी। तो क्या वामिल थे आपको पीटीआई में नज़र आए कि आपने पीटीआई को पीपल्स पार्टी से ज़्यादा बेहतर समझा? सर जी, मैं पहले आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमरान खान के बारे में मुझे पूरा पता था, चूँकि मैं जब 70s 80s में उसको फॉलो करता था एज आ क्रिकेटर, तो मुझे पता था कि ये नज़रियाती बंदा है, सच्चा आदमी है, ईमानदार है। आप देखिए कि जवानी के अंदर क्रिकेट की 150 साल हिस्ट्री में आज तक इतने इतने बड़े क्रिकेटर पैदा हुए, डॉन ब्रैडमैन जैसे, डब्ल्यू ग्रेस जैसे, वॉली हैमंड जैसे, तो किसी ने क्रिकेट को यानी एक शफाफ गेम नहीं बनाया। इट वाज इमरान खान जो न्यूट्रल अंपायर लेकर आया। ना सिर्फ उसने कॉन्सेप्ट दिया, वो प्रैक्टिकली अपने ऊपर उसने प्रैक्टिस की और उसने न्यूट्रल अंपायर, जब वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आई तो उन्होंने कहा जी न्यूट्रल अंपायर के नीचे आप सीरीज़ करवाएं। तो हमें पता था कि ये बंदा शफाफियत को पसंद करता है, इसको जो मटेरियलिस्टिक गेन की पॉलिटिक्स है या कारोबार है उससे गर्ज नहीं है। तो हमें ये लगता था कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई आइडियालॉजिकल सियासत का अलंबरदार बन सकता है तो इमरान खान ही है। यही वजह है कि हम भुट्टो के दौर में, जब भुट्टो था तब पीपल्स पार्टी नज़रियाती सियासत करती थी, तो भुट्टो के जाने के बाद, फिर बेनज़ीर साहिबा के जाने के बाद जरदारी साहब को हमने 3 साल देखा। जब तक बेनज़ीर भुट्टो रही हम पीपल्स पार्टी में रहे, जब हमने देखा 2-2.5 सालों में कि इनकी तो बिल्कुल नज़रिया ही डिफरेंट है, ये तो सिर्फ हुकूमत और इक़्तिदार को लेना चाहते हैं, तब हमने फैसला किया कि इमरान खान के पास जाएंगे और आज देख लें साबित हो गया कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उनको मंशूर था कि हम जो गरीबी है उसको ख़त्म करेंगे, जो हमारे मुल्क में महंगाई है उसको ख़त्म करेंगे। तो जो उन्होंने मंशूर किए थे, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो उसमें क्या तब्दीली लाई गई है? इमरान खान का मंशूर ये था कि हम गुर्बत को ख़त्म करेंगे, गरीब को प्रमोट करेंगे। उसके जितना भी पूरी की पूरी पॉलिसीज़ है उसका महवर और उसका मरकज़ पॉवर्टी एलिवेशन है। अगर आप देखिए एहसास प्रोग्राम, तो क्या है एहसास प्रोग्राम के अंदर 6 प्रोग्राम हैं कि गरीबों को कर्जा देना। मिसाल के तौर पर हमारी एक स्कीम है कि हर गरीब जो डिज़र्व करता है उसको 3 बकरियां दें, 1 भैंस दें, 1 गाय दें और 1 रक्षा दें, ताकि वो मजदूरी करे और वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम चिप के साथ देते हैं और उसकी आगे जो बच्चे हैं वो उनके हैं और उसके लिए कोई उनकी वापसी भी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट वापस नहीं लाना चाहती, लेकिन वो चाहती है कि लोग गुर्बत की लकीर से निकल जाएं, क्योंकि दूसरे तो ये करते थे कि भाई कर्ज़ा अपनों को दिया, उन्होंने कर्ज़ा निकाला, जिस स्कीम के लिए निकाला जाता था उसके लिए वो उसको यूटिलाइज़ नहीं करते थे और वो बेच देते थे और उससे गुर्बत उसी तरह रहती थी। हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको हम ये चीज़ें दे रहे हैं, ये चीज़ें आपको फ्री ऑफ कास्ट है, बट यू कैन नॉट सेल इट, आप इसको सेल नहीं कर सकते, आप इसके बेनिफिट्स उठाएं। आप भैंस को पालें, आप बकरियों को पालें, दूध पिएं, उनके बच्चे लें, ज़रूरत के तहत बेच भी सकते हैं, असल चीज़ रखें। इसी तरह रक्षा दे रहे हैं, उससे मजदूरी करें, उसको बेच नहीं सकते, ताकि उसकी गुर्बत ख़त्म हो। और उससे मुझे लगता है अगर फ़र्ज़ किया आप 50 लाख लोगों को ये लोन देते हैं और 50 लाख में से अगर 40 लाख या 30 लाख ये हमारी स्कीम को फ़ायदा वो उसको यूटिलाइज़ करके गुर्बत से निकलते हैं, तो ये सोचिए कि कितना बड़ा इनकलाब आएगा जो कि पहले 73-74 सालों में नहीं आ सका। ये हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं देखें पाकिस्तान की 74 साल तारीख में जो हम कोविड आया और कोविड में लोग बेरोज़गार हुए और जो हमने 12,000 फ़ी घराना दिया,
अरबों रुपए का पैकेज था। ऐसा एक इमदादी पैकेज आप तसव्वुर कर सकते हैं कि गरीब मुल्क जो कर्ज़ों के अंदर जकड़ा हुआ हो, जिसकी इकॉनमी जो है वो 1% भी उसकी GDP ग्रोथ ना हो, और वो मुल्क जनाब इतना अरबों रुपए का पैकेज दे, ये भी हमने दिया। और फिर आप ये भी देखें कि पूरी दुनिया इस वक्त कोविड में पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने पूरी दुनिया के मुकाबले में कोविड के हालात को सबसे बेहतर अंदाज में डील किया है, और बहुत सारे लोगों ने मैं फॉलो किया। इसी तरह जो इमरान खान की दीगर पॉलिसीज़ हैं, ये सारी गुर्बत को ख़त्म करने वाली हैं और गरीब को उठाने वाली हैं। उसकी हर तकरीर में आप ये देखेंगे कि मैंने गरीबों को गुर्बत से निकालना है, और जो अमीर और गरीब का गैप है इसको नैरो करना है। जब नैरो करेंगे तो खात्मे की तरफ आएगा। और उसके लिए और बड़े बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जिस तरह सुनामी ट्री है। आप मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में जो माहौलियाती लीडरशिप है एक 207 मुल्कों में, उसकी लीडरशिप किसको मिली है? पाकिस्तान, इमरान खान को। इस वक्त जो इशू आया इंटरनेशनल फ़लस्तीन का, उसको पूरी दुनिया में किसने लीड किया? मतलब है पाकिस्तान ने लीड किया। इमरान खान की हुकूमत में शाहमूद कुरैशी साहब उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, और वो तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में आपको देखेंगे। अभी ताज़ा रिपोर्ट है स्टेट बैंक की कि GDP जिसकी पूरी PDM जो पाकिस्तान डाकू मूवमेंट है वो कह रही थी जी मर गए, लुट गए, पाकिस्तान का ये हो गया वो हो गया, अब 4% पे वो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, और वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये इसी 2 महीनों में 4% को भी क्रॉस कर जाएगी। तो ये आप देखें कि कितना टर्न अराउंड है। और इसी तरह आपका जो करंट डेफिसिट है, जब हमारी हुकूमत आई थी तो अरबों में था, अब आपका 1 रुपया ज़ीरो नहीं बल्कि प्लस में है। यानी हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, हमारी इंपोर्ट कम है, तो हम प्लस के अंदर हैं। तो हमारा करंट डेफिसिट ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह हमारा फिस्कल डेफिसिट भी। तो महंगाई के लिहाज से क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो अच्छा, महंगाई में आपको एक चीज़ बताऊं जी कि महंगाई एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, और ये नेशनल फिनोमेना होता है। आप कहते हैं जी कि नवाज शरीफ के दौर में आटा जो है वो 40 रुपये किलो था, यही कहते हैं ना, अब 70 है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो 2017 में गंदम का रेट क्या था शाह साहब? गंदम का रेट था जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट थी 900 रुपया। अब गंदम का रेट क्या है जो काश्तकार को मिला है? 1800। इसके हिसाब से तो 80 रुपये का होना चाहिए था, तो अभी 70 रुपये का है। यानी जब लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है, हमने काश्तकार को फ़ायदा दिया है। अगर महंगाई हुई है, महंगाई के 2 फैक्टर हैं। एक फैक्टर कि जो नवाज शरीफ के साथ बिज़नेस माफिया था, जो टैक्स नहीं देता था, जो टैक्स चोरी करता था और जो लोगों को लूटता था, वो उसके अभी भी उनके ताने बाने उनके साथ मिलते हैं, और वो करता है होल्डिंग। उनके पास सरमाया है, इनके पास ब्लैक मनी इतनी है कि पाकिस्तान का इंटायर बजट एक तरफ, और ये जो चंद घराने हैं 100-150 जो नवाज शरीफ के परवरदा हैं, इनका जो पैसा है वो एक तरफ ब्लैक मनी का। तो वो उन्होंने क्या किया कि हमारी इमरान खान की हुकूमत को नाकाम करने के लिए वो सारी चीज़ें उठा लेते हैं। डॉलर भी उठाए थे, इसलिए डॉलर गया था ऊपर, डॉलर भी खरीदे, ये चीनी भी खरीदते हैं। अब चीनी का जब हाथ डाला, हमने कमीशन डाला कि भाई जो चीनी को ज़ख़ीरा करते हैं, महंगी करते हैं, उनको पकड़ते हैं। उन्होंने क्या किया? चीनी मार्केट में नहीं फेंकी। जब आप चीज़ को होल्ड कर लेंगे, ज़ख़ीरा कर लेंगे, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, अल्लाह ताला मना फरमाता है, तो फिर चीज़ें तो जब मार्केट में सप्लाई डिमांड का मसला आता है तो चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताता हूँ, आटे की बात आपने की, मैंने आपको बताया कि उस वक्त 900 रुपया था, मैं भी काश्तकार हूँ, अब 1800 रुपये है। काश्तकार से पूछें कि 2017 में उसके हालात क्या थे, आज के हैं। अब आ जाए आप चीनी पे। चीनी की कीमत जब ये कहते हैं जी 50-55 रुपये मिलती थी, ठीक है जनाब, उस वक्त काश्तकार को गन्ने की कीमत 180 रुपये बताई गई, जबकि 180 रुपया दी नहीं गई, 120, ये तो आप मानते हैं। तो आज जो एवरेज काश्तकार को गए गन्ने की कीमत 350, नो सर 370 रुपये भी बेचा है, 380 जो एवरेज निकली है वो 350 है। तो 120 की फिगर से 350 की फिगर देखें तो उस हिसाब से तो होनी चाहिए थी 250। तो अब आप अभी तो हम 68 की दे रहे हैं, यानी जो गवर्नमेंट दे रही है 68 की दे रही है, जो मार्केट में है वो 90-92 रुपये है। मैंने अभी राशन बहुत दिया, मैंने 91 रुपये ली थी मार्केट से। तो बात यह है कि ये सिर्फ जो हुकूमत की मनफी चीज़ें हैं, हालांकि मनफी नहीं है, उसके बावजूद उनको हाईलाइट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम तस्लीम करते हैं कि ड्यू टू टफ अपोजिशन और
ये इनकी मतलब पूरी ताकत है कि हुकूमत को गिराया जाए, चाहे इससे गरीब मर जाए। एक चीज़ मैं आज अवाम आपके तवज्जुह से अवाम के पास पहुंचाना चाहता हूं। देखो ये जो अपोजिशन की जमातें हैं जिसको पीडीएम कहते हैं, चोरों का टोला, इनको अवाम की सहूलत और अवाम की आसाइश से गर्ज नहीं है। ये नहीं चाहते कि आपकी जनाब चीनी जो है वो 50-60 रुपये बिके, कतन इसका इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद ये है कि इनको चीज़ें बता के इनकी हुकूमत को गिराया जाए ताकि दोबारा हमारी लूटमार हो जाए। अगर ये ज़ख़ीरा ना करे और आवाम को चीनी मिले 60-70 रुपये में, तो क्या इनको इस मुल्क से इनको गर्ज नहीं है? क्या इस मुल्क के ये सपूत नहीं है, सिटीज़न नहीं है? क्या इनके पर कर्ज नहीं है धरती माँ का? ये क्यों नहीं चाहते कि अवाम के हालात ठीक हों? ये क्यों चाहते हैं कि महंगाई हो, हुकूमत को तंग किया जाए, हुकूमत को मुख्तलिफ हथकंडों से इतना तंग किया जाए कि महंगाई और बढ़े? जब महंगाई बढ़ेगी गरीब मरेगा। तो क्या गरीब का इनसे तो ताल्लुक था ही नहीं, ये तो गरीब को चक्कर दे के वोट लेते थे। तो ये सारे ऐसे हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने नामसायद हालात के बावजूद हम आपको और आवाम को ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की मुआशियत इस वक्त टेक ऑफ कर रही है और बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि हमारी ज़राअत में भी इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। हम 10 डैम नए बना रहे हैं जिससे पानी का ज़ख़ीरा बढ़ेगा, जो फसलों को पानी नहीं पहुंचता वहाँ जाएगा, हमारी काश्त जो कल्टीवेशन है वो बहुत बढ़ेगी। और दूसरा जो पावर सेक्टर में हमारा एक बहरान था और महंगी बिजली की वजह से लोग फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रियाँ नहीं लगा रहे थे, बिजली सस्ती होगी, मुस्तकबिल में बिजली सस्ती होने का इम्कान है। महंगी होने, इन्होंने तो मुआहदे किए थे बड़े महंगे, फर्नेस आयल से बिजली बना रहे हैं, जो आयल से बिजली बनेगी उसको आप सस्ता कैसे बेच सकते हैं? जो इन्होंने मुआहदे किए उनके में पासदारी तो करनी पड़ रही है, लेकिन वो बड़े महंगे थे। हम जो काम कर रहे हैं, एक तो यानी जो माहौल को भी अच्छा रखे वो एनर्जी हम दे रहे हैं, माहौल दोस्त, और दूसरा सस्ती। वड़ैच साहब से यहाँ एक वक्फा लेता हूँ, वक्फा के बाद वड़ैच साहब से पूछने की कोशिश करेंगे कि शाह महमूद का वो बाजू है, क्या शाह महमूद साहब की वजह से तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत की थी या उनका अपना नज़रिया और अपनी सोच थी? एक ब्रेक के बाद वापस। ये हैं तैमूर, जो अपने दोस्त से गाड़ी मांग कर लाए हैं और अपनी बीवी को रोड ट्रिप पे ले जा रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मुसीबत हाईवे पर इनका इंतजार कर रही है। लो जी, जिंदगी में 2 और मसले खड़े हो गए, एक गाड़ी खराब होने का और दूसरा बीवी को मनाने का। कैब चाहिए तो टेंशन क्यों लेते हो? ये लो, बुक योर ओइला स्मार्ट कैब। जब ओइला हो साथ तो टेंशन की ना रहे कोई बात। अब चाहे इंटरसिटी जाना हो या इंट्रासिटी, ओइला बजट में है। ओइला स्मार्ट कैब, डाउनलोड नाउ। ओइला, अब हर जगह।
वेलकम बैक जुवेद बड़े साहब। कहा जाता है कि आप शाह महमूद के बाजू हैं। शाह महमूद साहब की वजह से आपने अपनी सियासत का रुख बदला, उनकी वजह से आप तहरीक इंसाफ में आए। क्या ये हकीकत पर मबनी बात है? ये बात तो ठीक है कि शाह महमूद कुरैशी साहब पॉलिटिकली मेरे बड़े हैं, मेरे सीनियर हैं और उनसे मैं काफ़ी एडवाइस लेता हूँ और मेरा उनके साथ स्टैंडिंग भी कोई तकरीबन 28-29 साल की है और वो माशाल्लाह बड़े वर्सटाइल पॉलिटिशियन हैं। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि शाह महमूद कुरैशी साहब को मैंने कहा था कि आप पीटीआई में आए। हो सकता है बहुत सारे और भी लोग, उनका बेटा भी उसमें शामिल है, ज़ैन हुसैन कुरैशी। चूँकि आपको पता है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब के कज़न है आशिक हुसैन कुरैशी मरहूम, वो इमरान खान का दरीना साथी था और उनको क्रिकेट से लव भी थी, क्रिकेट खेलते भी थे। तो उनका भी कहना था ज़ैन हुसैन कुरैशी भी क्रिकेट खेलता है, तो उसका शौक़ भी था, इमरान खान को आइडियलाइज़ करता था, उसको उसने भी कहा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनको फैमिली की तरफ से कहा जा रहा है। मुझे याद है कि 2011 में हम अकेले बैठे थे, तो मैंने मखदूम साहब को कहा कि मखदूम साहब अब पीटीआई पीपल्स पार्टी तो छोड़ दी, अब क्या करना है? तो कहता क्या करें? मैंने कहा जुनून में तो नहीं जाना नहीं है, हमने तो सारी ज़िंदगी नून की मुखालफत की है। तो जिनकी हम पॉलिसियों को इतराज़ कर रहे हैं आज उनको हम एक्सेप्ट करें तो वो तो कॉल और फेल में तजाद हो जाएगा और उनमें तो जाना नहीं है। पीटीआई वो जमात है जिसकी हमने कभी कोई मुखालफत नहीं की, चूँकि वो जमात बिल्कुल छोटी सी जमात थी और इमरान खान जो है वो वैसे भी एक बहुत आला पाए के क्रिकेटर थे। तो मैंने कहा पीटीआई का मुझे लगता है कि भाई ये मुस्तकबिल की जमात हो सकती है, तो इसमें जाना चाहिए। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि बड़ा साहब देहातों में तो पीटीआई को भी तो कहते हैं भाई तो इमरान खान गेंद बल्ला खेलता है, उसका तो कोई चीज़ नहीं है, हमारी तो 70% आबादी देहातों से मुंसलिक है, तो फिर ये कैसे बनेगा? मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी अभी पीटीआई में कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं आई, तो लोग इस वक्त देख रहे हैं कि यार बंदा तो अच्छा है, नज़रियाती है, सच्चा है, ईमानदार है, दिलेर है, बहादुर है, लेकिन सियासत में कोई सियासी बंदा नहीं है। तो मैंने कहा हो सकता है कि आपकी शमूलियत के बाद जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि सियासी बंदा कोई नहीं है, आप जाएं तो फिर लाइनें लग जाएं तो उससे से पार्टी बन जाएगी। ये बात उनको अपील की। मैंने कहा ये तो कोई नहीं कहता कि इमरान खान गलत है, एक बंदा पाकिस्तान में नहीं है जो इमरान खान की पॉलिसीज़ से, उसके नज़रिए से, उसने जो माजी में वेलफेयर के काम किए हैं या इंटरनेशनली पाकिस्तान के इमेज को बहुत बेहतर किया है, उसमें तो किसी को एतराज़ नहीं है। अब सियासी बंदे आप बन जाएँ। तो फिर उनका उस दिन मैंने देखा कि मुझे 70-80% माइंड उनका मेकअप हो गया। फिर वो दिन आ गया कि जब 27 नवंबर 2011 को उन्होंने शमूलियत की, तो हम सब उनके साथ थे, घोटकी हम गए और वहाँ जाके हमने ऐलान किया। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो मेरा जहन तो पहले का ही कन्विंस था इमरान खान के लिए, और ये रिकॉर्ड की बात है, कभी मखदूम साहब से आपका रब्ता तो पूछ भी लीजिएगा। तो मैंने उनको कहा था, लेकिन वो फिर बाद में उन्होंने फैसला कर लिया। उनकी शमूलियत से पहले आप अपना मेंटली तौर पे ज़हन बना चुके थे? मैं बना चुका था, मुझे सिर्फ इंतज़ार ये था कि भाई हम अगर जाएं तो इकट्ठे जाएं, किसी वज़न के साथ मैं अगर अकेला जाऊं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर मखदूम साहब जाते हैं तो उससे बहुत सारा जनूबी पंजाब और मुल्तान में बहुत सारा चीज़ें, तो मुल्तान एक लीडिंग सिटी है जनूबी पंजाब का, तो मुल्तान को देखकर फिर दूसरे अजला पर भी बड़ा इसका फ़र्क पड़ेगा, चूँकि खानेवाल से भी वो सियासत कर चुके हैं, खानेवाल से वो MNA रह चुके हैं, और फिर इसी तरह मुल्तान तो उनका अपना घर है। बड़े साहब एक नौजवान सियासत में उभर के सामने आया ज़ैन कुरैशी, आप क्या समझते हो अपने इलाके की सियासत के साथ साथ इलाकाई मसाइल को हल करने में और आपकी मामलत करने में किस हद तक पेश है? ज़ैन कुरैशी देखो वो एक ऐसे घर का चश्मो चिराग है जिसकी सियासत तो उसके पूरा आपको पता है कि 4वीं-5वीं नस्ल है ये जो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करती रही है। तो एक सियासी ट्रेनिंग होती है घर में, उसकी पूरी तरह ट्रेनिंग है, और दूसरा उसमें जो खूबियाँ 3-4 हैं, एक तो वो मतलब हाईली एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, फ़ॉरेन क्वालिफाइड है, तो उसका एक्सपोजर है, उसने पाकिस्तान में भी अच्छे इदारों में तालीम हासिल की, बाहर भी गया, फिर उसने इंटर्नशिप अमेरिका से की, तो सारी दुनिया का उसको एक्सपोजर है। दूसरा ये है कि वो एक बिल्कुल शरीफ, आपने देखा होगा कि आम तौर पर जो नवाबजादे होते हैं उनके बच्चे ख़राब हो जाते हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की इल्लतें और बैड हैबिट्स, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से मुबर्रा है, स्मोकिंग वगैरह कोई इसको बुरी आदत नहीं है। और दूसरा फिर जो उसके वालिद का एक रिप्यूट है, उसकी पासदारी करने के लिए भी तो एक बड़ी हिम्मत चाहिए। तो अब तक मैं ये समझता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि उसने अपने वालिद और अपने दादा की और अपने जो उनके 4 फादर्स हैं ख़ानदान के, जो
उनका एक उनका पैगाम था, उनकी एक सोच थी, उसकी पासदारी करने में कामयाब हुआ है। और नौजवान है, उसको शौक़ भी है, मुस्तकबिल में मैं समझता हूँ कि वो मज़ीद आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल सर, अभी कुछ देर पहले आपने बात की कि जो माफिया है जिसकी वजह से जो हमारा मुल्क के कर्जों में जकड़ा हुआ है, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद इस माफिया के मुतालिक कुछ इकदाम नहीं किए गए ताकि इनको खत्म कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी भी जो हमारी एक्चुअली इन्होंने इदारों को ना, ये 35 साल की जो नून लीग का दौरे हुकूमत था ना पंजाब में, इसमें इन्होंने एक काम ये किया कि एक तो इन्होंने करप्शन को इतना यानी हमारे मुआशरे के अंदर सरियत कर चुकी थी कि उसको हम समझते नहीं थे कि ये गुनाह है या कोई बुरी चीज़ है। दूसरा, इन्होंने अदारों को तबाह किया क्योंकि बड़ा आदमी जो ये एक जिस तरह एक जाला होता है ना जी, उसके अंदर जो बड़े लोग हैं वो उसको तोड़ देते हैं और छोटे फंस जाते हैं। तो जब अदारों को आप तबाह करते हैं तो फिर अदारे आपको पकड़ नहीं पाते। तो ये जानबूझ के करते हैं कि जिन चीज़ों ने, जिन टूल्स ने आपको पकड़ना है उनको कमज़ोर कर दो। जब वो कमज़ोर होंगे, जुडिशरी को ख़रीदा गया, अदारों को ख़रीदा गया, FIA था, पुलिस थी, जितने भी और जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको मराद दी गई। जब चोर करता ये है कि वो खुद अगर 100 रुपये की चोरी कर रहा है तो 5-10 रुपये वो दूसरों को भी दे देता है कि चलो जी 80-90 तो मुझे बचते हैं। तो वो अदारों को भी साथ मिला के, तो ये वो कमज़ोर ढांचा है जिसके उसी अदारों के ज़रिए हम इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमें बड़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कब तक ये करेंगे? इन अदारों को खड़ा होना है। इनको पता है कि इमरान खान आइंदा भी 5 साल रहेगा। अब ये ब्यूरोक्रेसी अपना किबला दुरुस्त कर रही है। क्यों कर रही है? पहले तो उनका ये था कि यार 4-5 साल औखे सौखे गुजारो, दोबारा फिर वो चोर आ जाएंगे। अब इनको ये लग रहा है, ये जो इशारे हैं और जो हालात हैं, जो दुनिया है, दुनिया क्या कह रही है? वो कह रही है इमरान खान जैसा लीडर नहीं है, वो इसको हर चीज़ की लीडरशिप दे रहे हैं। तो इनको अब ये लग रहा है कि आइंदा 5 साल भी हैं। अब ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो सीधी हो जाएगी क्योंकि उन्होंने भी पता है कि हमने भी तो नौकरियां करनी है और आगे करना है और अब हम करप्शन नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ग्रेजुअली पाकिस्तान के हालात बेहतर। सर, आप ज़िला सदर हैं, कहा जाता है कि इलाकाई सियासत के अंदर ग्रुप बंदी है। क्या ऐसा ही मुल्तान में है कि आप समझते हैं कि आपके एक प्लेटफार्म पे तहरीक इंसाफ की यूनिटी खड़ी है? उसमें शाह साहब इस तरह है कि आपको पता है कि जहाँ एक पक्ष यानी PTI में 2 स्कूल ऑफ थॉट के लोग थे। एक ये समझते थे कि PTI को अपने आइडियालॉजिकल वर्कर्स को प्रमोट करके तो ये हुकूमत बना सकती है, और दूसरा ये कहता था कि जो इलेक्टेबल्स हैं, जो खानवादों के लोग हैं, वो अपनी कॉन्सिक्वेंसी से जीत आते हैं और मुख्तलिफ पार्टियों में जाते रहते हैं, कभी पीपल्स पार्टी, फिर नून, फिर इधर वो ट्रैवल करते रहते हैं। तो उनको मिला के आप हुकूमत बनाएं। तो जब आप हुकूमत बनाएंगे तो आप अपना तब्दीली का एजेंडा इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो 2 थे। इमरान खान साहब जो पहले स्कूल ऑफ थाट के लोग थे कि अपने ही पार्टी के, काफ़ी अरसे तक तो वो उन्होंने उनका साथ एक कायम रहे। फिर बिल आखिर उन्होंने कहा जी, मिसालें दी और सबूत दिए कि 2013 में देखो जी ये तब्दीली की हवा कुछ शहरों में आई, कुछ में ना आई। इसका क्या मतलब है? हवा तो होती तो सारी तो चलती है। तो उन्होंने इस तरह के सबूत देकर इमरान खान को किसी हद तक कन्विंस कर लिया। तो इन्होंने थोड़ा सा वो ओपन की विंडो, उससे ये सारा जो है लोग आ गए। तो अब आपने देखा होगा कि उन लोगों ने ऐसा ऐसा रिवर्स भी होना है और उनको ऐसा ऐसा हम कल्टेल भी कर रहे हैं, रिड्यूस भी कर रहे हैं। जो ये समझते थे ना कि हम बड़े चैम्पियन हैं, अब वो इमरान खान के विजन के ऊपर काम करना उन्होंने शुरू भी कर दिया है, और जो नहीं करेंगे उनको इमरान खान ग्रेजुअली निकालते जाएंगे। और ये पार्टी अगले इलेक्शन में 2023 के इलेक्शन में प्योर जो आए भी हैं, या तो वो इमरान खान लवर या जो इमरान खान का नज़रिया है उसके फॉलोअर बनेंगे, या उनकी जगह PTI का जो वर्कर है असल वो आ जाएगा। और ये 2023 में जो हुकूमत बनेगी वो बिल्कुल मुल्तान अपना जो तहरीक इंसाफ का असल विजन है और इमरान खान का असल एजेंडा है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन का खात्मा, पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना के नज़रिए को नाफिज़ुल अमल करना, पाकिस्तान में गरीब को बराबर के मौके देने, तालीम का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम, सेहत का निज़ाम मसावात के हिसाब से चले, जैसा कि पंजाब के हर ख़ानदान को सेहत कार्ड मिलेगा, इसी तरह ये एजुकेशन कार्ड भी जारी होना है। और इंसाफ के निज़ाम को भी
इमरान खान की बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन मसाइल इतने आगे, आपको पता है साल अभी हमारी हुकूमत को हुआ नहीं था, कोविड आ गया, कोविड से लड़ते लड़ते अभी भी लड़ रहे हैं। और फिर ये PDM ने ब्लैक मेलिंग शुरू कर दी, जो चोर थे वो कभी कुछ करते थे, कभी कहते थे जी हम तहरीक अदम एतमाद लाते हैं, कभी ये वोट खरीदते हैं, तो ये बड़े मसाइल रहे। इंशाल्लाह नाउ इज़ द टाइम आ गया है कि आहिस्ता आहिस्ता हम इन मसाइल पर काबू पाते जाएंगे और पाकिस्तान एक दुनिया में और ख़ास तौर पर एशिया में एक एशियन टाइगर के तौर पर उभरेगा और अपना मकाम, जो खोया हुआ मकाम है, उसको दोबारा हासिल करेगा जो हमारा 60s में था। लेकिन सर इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा था जो बेरोजगार हम उनको रोजगार देंगे, लेकिन बाद में ये भी सुनने में आया जब से मतलब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उनके ये भी कहना था कि जो आजकल के यंग जनरेशन है, नौजवान है, उनको रोज़गार नहीं दिया जा सकता और उनको रोज़गार देना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि पिछले दिनों इमरान खान का साहब का दौरा सऊदी अरब हुआ, वहाँ उन्होंने कोई 20 लाख नौकरियाँ देनी हैं और उन्होंने कहा, सऊदी हुकूमत ने, मोहम्मद बिन सलमान जो उनका क्राउन प्रिंस है, कि हम 30% नौकरियां पाकिस्तानी नौजवानों को और लोगों को देंगे। UAE में भी हालात हैं, उधर भी हमारे नौजवानों के लिए ऑफ़र्स हो रही हैं। अभी आपने देखा कुवैत में हुआ तो उन्होंने वीज़े ओपन कर दिए हैं और वहाँ भी हमें नौकरियाँ मिलेंगी। और दूसरा ये है जो हमारी इंडस्ट्री रिवाइव कर रही है ना, इंडस्ट्री जब रिवाइव करती है तो उसमें नौकरियाँ जनरेट होती हैं। इसी तरह जो हमारा सस्ता हाउसिंग स्कीम, पाकिस्तान सस्ते जो घरों का हमारी स्कीम है, वो हज़ारों और लाखों की तादाद में बन रहे हैं। तो जब वो बनेंगे तो उसमें नौकरियां जनरेट होगी। आपके बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स वहाँ काम करेंगे, दूसरे करेंगे, टेक्नीशियन काम करेंगे। तो नौकरियां तो देने का हमारा जो एजेंडा था कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 5 ईयर्स हमारी हुकूमत के। आप देखेंगे कि हो सकता है कि उसको क्रॉस कर जाए। सर, जहांगीर तरीन ग्रुप का कहना है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, आप जहांगीर तरीन के मामले को किस अंदाज में देखते हैं? जहांगीर तरीन साहब, वैसे मैं तो बेसिकली उनकी जो मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ उनकी हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है। और अब उस सिलसिले में मुझे नहीं पता कि उनके जो केस में कितनी लॉजिक है, लेकिन एक चीज़ तो इमरान खान साहब की बड़ी क्लियर है। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा कि मैं कभी अपने दुश्मन, अपने मुखालफ के ख़िलाफ़ भी गलत केस नहीं बनाता। वो इंतकामी सियासत होती है। इमरान खान का तो इंतकाम का कोई एजेंडा ही नहीं है। उसने तो अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया, लेकिन वो मेरिट पे फैसले करता है, वो लोग समझते हैं इंतकाम है। अब मैं आपको चौहान साहब का कहना कि मेरे साथ इंतकामी कार्रवाई भी मैं अर्ज़ करता हूँ। इमरान खान ने कहा कि भाई जब मैं मुखालफ के ख़िलाफ़ गलत केस नहीं बनाऊँगा तो मैं उस शख्स के ख़िलाफ़ कैसे बना सकता जो मेरा बहुत करीबी दोस्त था और जिसने पार्टी के लिए बड़ा कुछ काम किया, खर्च भी किया होगा, काम भी किया होगा, वक्त भी दिया होगा। नंबर 1 तो इसलिए रेस्ट एश्योर कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ हुकूमत की तरफ से कोई ज़्यादती नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, आप कहते हैं कि जी नज़ीर चौहान के 2-4 बयान मैंने देखे हैं। उनके बयान जो है वो कोई अकल के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरते। उन्होंने अजीबोगरीब, वो तो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं जी कि इमरान खान क्या है तो हर कोई PTI है। देखो भाई, वो फाउंडिंग चेयरमैन है, उसने पार्टी बनाई, एक नज़रिए पे बनाई। आपकी और उसका क्या मतलब है कि इमरान खान का जो फैसला है वो कलेक्टिव विजडम से होता है और जब फैसला वंस द डिसीजन इज़ टेकन उसको सब ने फॉलो करना होता है। तो नज़ीर चौहान की तो मैं बात इसलिए नहीं करूँगा कि वो मतलब है कि वो समझदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा। जहांगीर तरीन के केस में इंशाल्लाह अगर जहांगीर तरीन साहब के कोई मामला ऐसा ना हुआ तो वो सुरखरू हो जाएंगे। जैसे अलीम खान साहब का भी तो बना था केस, सुल्तान खान साहब के भी बना था, और भी लोग हमारे बहुत सारे, तो वो सुरखरू होके आ गए। अगर उनमें कुछ नहीं होगा तो सुरखरू होके आ जाएगी। इमरान खान ने इंतकाम नहीं लेना। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बड़ाई साहब से ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि उस्मान बुज़दार प्लस वसीम मकरम की कारकर्दगी को वो कैसा देखते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आपकी किस्मत का पहिया भी तेजी से घूमेगा और आप घूम सकेंगे अपनी मनपसंद गाड़ियों में। नेमतुल्लाह एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड आपके लिए अपनी मनपसंद गाड़ी हासिल करने का शानदार प्लान। मैसी 240,
फियाट 480 सिर्फ 15,500 रुपए माहाना किस्त में। सुजुकी रावी माहाना किस्त सिर्फ 16,700 रुपए। सुजुकी बोलान माहाना किस्त सिर्फ 19,000। ऑल्टो VX माहाना किस्त सिर्फ 20,500। ऑल्टो VXR माहाना किस्त सिर्फ 23,500। ऑल्टो VXL माहाना किस्त सिर्फ 27,000। यूनाइटेड ब्रावो माहाना किस्त सिर्फ 16,900। कल्टस VXR माहाना किस्त सिर्फ 31,000। कल्टस VXL माहाना किस्त सिर्फ 33,000। कल्टस AGS 80 माहाना किस्त सिर्फ 35,000। वैगनार VXR माहाना किस्त सिर्फ 27,500। वैगनार VXL माहाना किस्त सिर्फ 29,000। होंडा सिटी 1300 सीसी माहाना किस्त सिर्फ 41,300। होंडा सिटी 1500 सीसी माहाना किस्त सिर्फ 42,500। XLI माहाना किस्त सिर्फ 46,500। GLI माहाना किस्त सिर्फ 48,900। होंडा BRV माहाना किस्त सिर्फ 51,500। तमाम गाड़ियों की कुल एक साथ 60 अदद कुर्रानंदाजी हर महीने हुआ करेगी। तो फिर इंतजार किस बात का? नेमतुल्ला एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड, साहिवाल ऑफिस, तुफैल शहीद रोड, मदीना ऑटो मार्केट, साहिवाल। मजीद मालूमात के लिए चौधरी नेमतुल्ला, फोन 0300 7722 876। चौधरी अमजद जावेद 0301 793 60। अपनी छत हर एक का ख्वाब, जो अब आपके लिए ख्वाब नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी कुव्वत खरीद के मुताबिक है। यूनियन कॉम्प्लेक्स लाहौर जदीद तरीन बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात से मुज़य्यन, a modern and comfortable living experience। मेन फिरोजपुर रोड और लाहौर रिंग रोड के संगम पर वाक़े। एयरपोर्ट से 20 मिनट, कलमा चौक से 15 मिनट और डिफेंस से 10 मिनट की ड्राइव पर मुनासिब कीमत पर स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के मॉडर्न अपार्टमेंट्स, जदीद तरीन तर्ज रिहाइश की सहूलियात, हाईटेक लिफ्ट, वसी कार पार्किंग और कार वॉश की सहूलत, जिम और स्विमिंग पूल, मुकम्मल एयर कंडीशनड और दीदाज़ेब जामे मस्जिद, एग्जेक्टिव लॉन्जेस, मुकम्मल गेटेड कम्युनिटी, डे केयर सेंटर, इंतहाई मुनफरिद और पुरफिजा, रूफटॉप रिक्रिएशनल एरिया, 24/7 CCTV, सिक्योरिटी गार्ड्स और मेंटेनेंस सर्विस। आज ही साइट विजिट करें और मॉडल अपार्टमेंट देखकर बुकिंग करवाएं। काबिले एतमाद सरमायाकारी जो दे भरपूर और यकीनी मुनाफा। फाइनेंशियल पार्टनर सिल्क बैंक लिमिटेड, designed by Landmark Consultants, a project by AYQ Developers, Union Complex लाहौर। जदीद तर्ज रिहाइश अब आपकी कुव्वत खरीद में। नोर प्लस ब्यूटी क्रीम जो आपकी जेल को दे सिर्फ 5 दिनों में स्पॉटलेस ब्यूटी के साथ साथ ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन। इसमें शामिल कुदरती अज्जा के अलावा वाइट वीटा कॉम्प्लेक्स जो आपके चेहरे को दे एक नई चमक। कील मुहासों से पाक, निखरा, बेदाग और शफाफ चेहरा। नोर प्लस ब्यूटी क्रीम से आपकी नई स्किन एक्सपर्ट अब आपकी पहुंच में। खूबसूरती लाजवाल हुस्न है। ट्राइमो स्किन क्रीम, जदीद फॉर्मुलेशन, हैरत अंगेज रिजल्ट के साथ सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग धब्बे, स्याह हल्के, डार्क स्पॉट और छाइयों का मुकम्मल खात्मा करे। ट्राइमो स्किन रिपेयर क्रीम तमाम मुज़िर असरात से पाक। प्रोडक्ट बाय HA इंटरप्राइजेज। वेलकम बैक। और ऐसा कहा जाता है कि उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी पंजाब में वो नहीं है जो होनी चाहिए थी, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि जब तक मैं हूँ वसीम अकरम प्लस मेरे साथ रहेगा। आप उनकी कारकर्दगी को पंजाब में कैसा देख रहे हैं? अच्छा, इसमें इस तरह है कि आप माजी की हुकूमतों की तरफ जा रहे हैं ना, तो माजी की हुकूमतों में जो पंजाब के वज़ीर आला होते थे वो मतलब है कि चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे उससे पहले परवेज़ इलाही था, तो उनका डिफरेंट सिचुएशन थी। अब ये इमरान खान की गवर्नमेंट है और पॉलिसी का जो मरकज़ है
वो सेंटर से आता है, मरकज़ से। उस्मान बुज़दार साहब ने उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है जी। अब इम्प्लीमेंट करने में अदारे हैं आगे, अदारों का मैंने आपको बता दिया। ये जो हम करप्शन की बात करते हैं जी, करप्शन जो है वो अभी चल रही है, बिल्कुल चल रही है, हमने उसका जिक्र भी किया, मैंने उनके मुल्तान दौरे में पीएम और सीएम के दौरे में इसका इजहार भी किया। ये ग्रेजुअली कम होगी। उस्मान बुज़दार का आप ये देख लें कि कोई ये जो शहबाज शरीफ के दौर में मेगा स्कैंडल हुए, ऑरेंज ट्रेन का देख लें, वो 35 करोड़ एक महीने का बना है उसका बिजली का बिल, और जो आमदन हुई है वो मेरे ख्याल है चंद लाख की हुई है। तो ये उनके मनसूबे, मुल्तान का मेट्रो का देख ले, 62 अरब का मनसूबा, क्या उसकी ज़रूरत थी? 62 अरब मुल्तान में लगाते तो। किक बैक्स, तो मुझे ये बताएं कि अभी तक उस्मान बुज़दार पे कोई इस तरह का मेगा स्कैंडल कोई है कि उसने किक बैक लिया और ये किया? तो जब वो बंदा करप्शन नहीं कर रहा, ईमानदारी से काम कर रहा है और वो चाहता भी है, मेहनत भी कर रहा है, मुझे बताए ना कि वो दुबई गया हो सैर व तफरी के लिए, इंग्लैंड गया हो, अमेरिका गया हो एक दिन के लिए भी, तो वो बैठा है, या वो यहाँ भी आता है तो वो डेरा गाजी खां, मुल्तान और जनूबी पंजाब का विज़िट करता है, अदारे विज़िट करता है, लाहौर में बैठा है तो सारा दिन अदारों की कारकर्दगी को मॉनिटर कर रहे हैं, पूरी तरह मेहनत कर रहा है। और उस्मान बुज़दार साहब का अगर माजी में एक्सपोजर नहीं था तो उसका इतना नुकसान इसलिए नहीं हो रहा कि सेंटर से पॉलिसी आती है, इमरान खां का विजन है, उसने इमरान खां की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है और वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। अभी अदारों में वो उस तरह की जो एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, वो तो मैं उसका पहले जिक्र कर चुका हूँ आपको, वो इंशाल्लाह ग्रेजुअली ठीक हो जाएगा। जब इस ब्यूरोक्रेसी को पता चलेगा कि ये तो आइंदा भी 5 साल इमरान खां के हैं, तो हमारा तो दाव नहीं लगना जो ये ब्यूरोक्रेट क्या करते थे। जो मुल्तान के मसाइल हैं, हाँ, क्या आप समझते हैं उनको वो फंड मिल रहे हैं या वो मसाइल? बिल्कुल जनाबे वाला, अभी पिछले दिनों पीएम साहब का विजिट था, 30 अरब के मंसूबे हमें वो देकर गए हैं और उनका ये जो हमारा बजट आ रहा है इसी में वो पैसे एलोकेट हो जाने हैं और जुलाई में हमारे काम शुरू हो जाएंगे। और बहुत सारे काम है, कोई एक प्रोग्राम था उसकी लिस्ट है। जनूबी पंजाब में देखिए 5 हॉस्पिटल नए बन रहे हैं, पहले तो 74 सालों में ना बने। लिया में बन रहा है, राजनपुर में बन रहा है, भावलनगर में बन रहा है, मुल्तान में निस्तर 2 बन रहा है, और इस तरह और भी मतलब है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जी। जैसे कि अभी आपने कहा कि इमरान खान साहब ने मुल्तान का भी दौरा किया था और उन्होंने इसके साथ ही जनूबी पंजाब में जो आवाम को रिलीफ देने के लिए संघीय बुनियाद रखा था, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? सेक्रेटेरिएट का जनूबी पंजाब में तो मतलब किस हद तक आवाम को रिलीफ दिया जाएगा? जनूबी पंजाब का ये तारीख में पहली दफ़ा है कि 33% जो फंड्स हैं पूरे पंजाब के, जी। पहले माजी में एक साल सिर्फ 19% लगा था, एक दफ़ा पूरा इनका 35 साल दौर में, नहीं तो 12%, 13%, तो जो 18% आपका हक था, 18% सोचो कितने अरब बनते थे, वो आपका हक खा जाते थे। पहली दफ़ा है कि जनूबी पंजाब की जो बजट की 33% है उसको रिंग फेंस किया गया है, उसका 1 रुपया भी किसी सेंट्रल पंजाब में या नॉर्दर्न पंजाब में नहीं लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसकी बुक ही अलग बनेगी। तो जो जनूबी पंजाब सूबा बनाने का हमने वादा किया था, अमलन हम उसको पर उसकी हम तबीर कर रहे हैं, अमलन उसको हम नीचे ले आए हैं ग्राउंड पे। अमलन क्या होता है, देखो अब तो एक है ना कॉन्स्टिट्यूशनल कि जी अलग असेंबली बन जाए, उसका तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो कानून साजी है और दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन अमलन क्या होना था कि आवाम को रिलीफ कैसे मिलता, कि आवाम के मसाइल उसके दहलीज पे हल हों, उनको लाहौर ना जाना पड़े और उनकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट के लिए धक्के ना खाना पड़े, वो काम सारा हो रहा है। और वो सारे सेक्रेटरीज़ यहाँ पे 16 महकमा जात के सेक्रेटरीज यहाँ बैठे हैं और उनको ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और सारा इख्तियार भी दे दिया है। सेक्रेटेरिएट का आगाज़ हो जाएगा अभी जुलाई के अंदर, वो यहाँ बन जाएगा, तो सारे सेक्रेटरी एक जगह बैठ जाएंगे और आपको जो सहूलत है अवामी, उसका तो आगाज़ कर दिया जाएगा। ठीक है ना जी। जिस तरह कहते हैं ना कि आम खाने से गर्ज होना चाहिए, पेड़, अब रह गया पेड़ गिनना, वो अगली असेंबली पे छोड़ दिया है कि जब इलेक्शन होगा और इलेक्शन में जो जनूबी पंजाब के MPs होंगे वो फैसला करेंगे इसका कैपिटल कौन हो, कहाँ हो। लेकिन इससे पहले हमें जो आइनी तरमीम है वो हमें करनी पड़ेगी। अगर तो ये मौजूदा असेंबली पंजाब की आइनी तरमीम कर लेती है, हम इसमें बिल ज़रूर पेश करेंगे, बिल हम टेबल करेंगे। अगर मौजूदा पंजाब असेंबली उसको पास कर देती
या तो फिर ये नेशनल असम्बली में चला जाएगा, वहाँ यकीनन इसमें रुकावट बनने का इम्कान नहीं है और यूँ आपका एक तरमीम होके सूबा बन जाएगा। कैपिटल का फैसला आने वाली असम्बली करेगी और अगर ये असम्बली उसको रिजेक्ट करती है तो फिर आप सोचें कि किन लोगों ने रिजेक्ट किया। क्या वो पीपल्स पार्टी के MPAs ने रिजेक्ट किया, नून के किया? क्या ये 3.5 करोड़ आबादी का जनूबी पंजाब का सूबा या ये इलाका या रीजन क्या फिर उन लोगों को माफ़ करेगा कि जिन्होंने 3.5 करोड़ आवाम के हकूक़ को पहले 74 साल सलब किया और आइंदा भी सलब करने का इरादा रखते हैं? तो मेरा ख्याल है कि ये आवाम के गैज़ो गज़ब से नहीं बच सकेंगे। आवाम का जो हक़ है वो इनको देना पड़ेगा। जो भी पार्टी जनूबी पंजाब सूबे के ख़िलाफ़ वोट करेगी उनका नातका जो है वो आवाम बंद कर देगी। सर, PDM जो है दोबारा मुतहरिक हो रही है, क्या वो तरीके इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा कर पाएगी इस बार? अच्छा, मुझे ये बताएं, PDM का फ्रैंकली स्पीकिंग कोई आप लोगों को एजेंडा नज़र आया कि क्या है कि पाकिस्तान में वो कहते हैं जी भाई तब्दीली वाली जमात तो आ गई है, आप क्या तब्दीली लाएंगे? यानी नून लीग क्या तब्दीली लाएगी? नून लीग की कितनी गवर्नमेंट है? मतलब पहले 2 दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आला रहा। उनका एजेंडा तो एक है ना, हाँ। इमरान खान हटाओ नहीं तो वो लोगों को क्या गर्ज है जी? अवाम को क्या गर्ज है? अवाम की जो 11-12 करोड़ अवाम है पंजाब की या पाकिस्तान की 21-22 करोड़, उसको क्या गर्ज है इमरान खान को हटाने का? वो आपकी बात पे क्यों आए? आपको क्यों हम दोबारा मौका दें? चलें, आपको मौका पहले पंजाब में 2 दफ़ा वज़ीर आला नवाज शरीफ, 3 दफ़ा शहबाज शरीफ, 1 दफ़ा वो वहीं 1 दफ़ा जनाब परवेज़ लाई, वो भी तो इनका ही था पहले। तो आपको 6-7 दफ़ा तो लोगों ने वोट दिया है, मरकज़ में भी आप 3 दफ़ा कर चुके हो, तो आपको हम क्यों दें जी? बात यह कि हम डसे हुए को बार बार हम कैसे आपसे? पीपल्स पार्टी को भी बहुत मौके मिले, सिंध में तो मुसलसल वो चले आ रहे हैं, मरकज़ में भी 4 दफ़ा गवर्नमेंट बना चुके हैं, 2 दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट, 2 दफ़ा बेनज़ीर की गवर्नमेंट, गिलानी की गवर्नमेंट, जो तो 5 दफ़ा तो वो भी कर चुके हैं। उनका मौका पर अगर हमें नहीं मौका देना तो फजलुर रहमान को दे दें। फजलुर रहमान, मुझे ये बताएं कि जब मुशर्रफ दौर था तो KPK में किसकी हुकूमत थी? MMA की। इनका जो वो दुरानी है वो CM नहीं था, तो अगली दफ़ा आवाम ने इनका जो वो बंद किया था और इनके ज़मानतें जब्त हो गई थी। अगर इन्होंने कुछ डिलीवर किया होता। हाँ जी, मौलाना साहब ये पहली दफ़ा है, वो कहते हैं ना कि ये पहली असम्बली है जो डीजल के बगैर चल रही है, हर असम्बली का हिस्सा रहा है। इसने क्या किया? कश्मीर कमेटी का ये चेयरमैन रहा है, तो कोई 1 इंच ये बढ़ा। तो फजलुर रहमान तो पिटा हुआ बंदा है, उस वो लोगों को बेनकाब है उसका चेहरा। फजलुर रहमान की बात पर लोग नहीं आएंगे। आप देंगे वो आपको हम कहेंगे कि वो दोबारा नहीं, वो आजमाए हुए लोग हैं, पिटे हुए लोग हैं, इनको आवाम कभी भी इनके धोखे में नहीं आएगी। और इनका जो आप कह रहे हैं ना कि जो बयानिया ख़त्म हो गया, फेल हो गया, तो वो इसलिए फेल होना था। इनका तो कोई बात ही नहीं है, ये कोई बात तो करे ना, नहीं चलो नई बात करे, आप भी सुने मैं भी सुनूँ, तो बात ही नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि जी हमें लाएं, भाई आपसे तो अल्लाह अल्लाह करके हमने जान छुड़वाई है, आपको क्यों लाएं? हाँ, कोई इमरान खान से बेहतर इंसान हो कोई वो हमें प्रैक्टिकली देखो ना। इमरान खान तो सियासत में आने से पहले क्रिकेट को उसने अरूज पे पहुंचाया, वर्ल्ड कप जीता, उसमें न्यूट्रल अंपायर लाया, एक नाम बनाया, पूरी दुनिया में नाम था। फिर पाकिस्तान में आया तो शौकत खानम हॉस्पिटल दिया जिसको दुनिया कह रही थी कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट है और ये बन नहीं सकता। उसने वो अजूबा कहते हैं लोग कि ये तो 8वां अजूबा है कि ये कैंसर हॉस्पिटल का क़याम और इतने बड़े लेवल पे पाकिस्तान में होना। फिर वो जो ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसकी एफिलिएशन जो है वो पाकिस्तान में कोई तस्वर कर सकता था? यानी वो तो सियासत में आने से पहले उसने वो काम करके दिखाए जो यहाँ की हुकूमतें नहीं कर सकें, और फिर वो आवाम के पास आया कि अब मैं पूरे पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहता हूँ। तो इनका क्या है जनाब? इन्होंने तो आज तक एक डिस्पेंसरी बनाई। मुझे जरदारी की कोई डिस्पेंसरी फ्री दिखा दे, कोई नवाज शरीफ की दिखा दे। जो फजलुर रहमान है ये तो लोगों के पैसे बाहर की फंडिंग से चलने वाला और मदरसे के जो तालिब इल्म है उनके जरिए सियासत करने वाला, इससे बड़ा तो धोखेबाज कोई हो नहीं सकता। तो इनके एजेंडे में कैसे आएंगे? तो लिहाजा बजट सर पर है। हाँ जी, अगर जो हमारा जहांगीर तरीन ग्रुप है मुतहरक हो जाता है तो क्या बजट पास हो पाएगा? पहली बात तो यह है कि जहांगीर तरीन ने कैटेगोरिकली कहा है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, हूँ और रहूँगा, मेरा कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरा ये है कि वो लोग मुझे ये बताएं कि वो क्या उनके ज़मीर ज़िंदा नहीं है जो जहांगीर तरीन के साथ हैं? जहांगीर तरीन PTI का ही हिस्सा है ना जी। जो पार्टी की टिकट पे जीते हैं क्या वो बेज़मीर होंगे कि वो अपनी हुकूमत के बजट की मुखालफत करें और आवाम की मुखालफत? क्योंकि ये बजट जो है ये तो आवाम के लिए होता है, मुल्क के लिए होता है, और ये वैसे भी एक
अवाम दोस्त बजट है, तो वो कोई हम उनको तो ये नहीं कहते कोई बेज़मीर है, वो बाज़मीर लोग हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेवफाई करने का सोच नहीं सकते। क्यों करेंगे? इतने अजीम लीडर, इतने ईमानदार लीडर की क्यों बेवफाई करेंगे? और वो अपने आप को सारी ज़िंदगी के लिए दुनिया के सामने जो है वो अपना चेहरा ही ना दिखा सकें कि जिन्होंने इमरान खान के साथ धोखा किया है। भाई नवाज शरीफ वगैरह चोर चिकार हैं, इन्होंने किया है, आपके सामने है कितने इनके केसेस और कितने अरबों खरबों के स्कैंडल हैं। तो वो उनकी पार्टी के उनको इतनी जल्दी नहीं छोड़ते। तो इतना ईमानदार लीडर है जिसकी वजह से वो असेंबली में पहुंचे हैं, उसके साथ कैसे धोखा करेंगे? तसव्वुर ही नहीं है इसका। जैसे कि आपने कहा कि इमरान खान साहब तब्दीली लाएंगे, तो जब वज़ीर इमरान खान साहब दौरे पे गए थे सऊदी अरब, तो उस पर जो अपोजिशन पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने कहा था कि जो वज़ीर आज़म है वो सऊदी अरब से चावल की बोरियाँ ले आए, वो क्या तब्दीली लाएगा? तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो तनकीद बराए तनकीद है। बिलावल भुट्टो मुझे ये बताएंगे बिलावल भुट्टो की क्या कंट्रीब्यूशन है? एक वो क्या वो विल के ज़रिए से ये चेयरमैन बने हुए हैं, उनका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है? उन्होंने सोसाइटी को क्या दिया है? चले एक पर्ची से, हैं जी, एक कागज़ की पर्ची से जो चेयरमैन बने, क्या उसकी जदोजहद है? चलो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तो जदोजहद थी, उसने अवाम के लिए किया और अवामी नारा लगाया। इसकी तो बताएं ना, इनकी क्या, इनकी बात को तो हम कोई समझदार बंदा जो मैच्योर आदमी तो सुनता ही नहीं है, कहता यार क्या ये बकवास। सर आपने एक बड़ा पॉइंट उठाया था, आपने कहा कि मैं मानता हूँ, वो कहते हैं बार बार जहांगीर तरीन साहब के पीटीआई का हिस्सा हूँ, रहूँगा। क्या आप लोग भी मानते हैं कि वो हमारे साथ मुंसलिक हैं, वो पीटीआई में हैं? मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब बड़े समझदार आदमी हैं और की पार्टी के अंदर खिदमात भी हैं, और वो बिल आखिर ये मसला सेटल हो जाएगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है तो वो जो कानून का ड्यू कोर्स है उसके ज़रिए वो अपने आप को फेस करेंगे, ट्रायल होके। आप समझते हैं कि वो हमारी, जैसे वो कहते हैं कि मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ, हाँ, आप भी मानते हैं? नहीं, बिल्कुल वो हिस्सा है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ लोगों ने रब्ता किया, पीडीएम ने रब्ता किया, जी हमारे साथ आ जाए, ये करें, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं पीटीआई में हूँ और पीटीआई का हिस्सा। दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ जो है अपने वर्कर्स को किस हद तक नवाजती है, जैसे कि पीपल्स पार्टी अपने वर्कर को अपने? नहीं, ये शाह साहब ये तो सारा देखो, मेरी नज़र में जितनी नई लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क में लाई है उसका तस्वर माजी में भुट्टो दौर में भी नहीं था। ये ज़रूर है कि हम कुछ इलेक्टेबल्स पे आए, और वो मैंने आपको बताया कि कुछ स्कूल ऑफ थाट के लोग थे जो ये कहते थे, जिन्होंने फिर इमरान खान साहब को बिलाकर थोड़ा सा कन्विंस किया। अगर वो ना होते, और मेरी नज़र में वो गलत थे, मैं आज कह रहा हूँ वो गलत थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे पीटीआई के वर्कर्स पोटेंशियल कैंडिडेट भी निकाल सकते थे सीटें, लेकिन उसके बावजूद इतनी नई लीडरशिप आई है। आप मुल्तान में देख लें कितने आपको नए एमपीए मिल रहे हैं। और अब्बास बप्पी पहली दफ़ा आया, नदीम कुरैशी पहली दफ़ा आया, सलीम लाबर पहली दफ़ा आया, वसीम खान बादोज़ई पहली दफ़ा आया, ज़हीरुद्दीन अलीज़ई आया, जवेद अंसारी आया, हाँ जी। और आप देखें कि जलालपुर से भी कोई ऐसे लोग, तो ये मैं इलेक्शन लड़ा और बहुत सारे, ये तो सारी लॉट ही नहीं है। एमएनएज में देख ले, चलो ये पहले एमपीए था, एम हुसैन डेढ़, लेकिन इब्राहिम खान पहले एमपीए था, एमएनए आए, तो ये प्रमोशन इमरान खान ने की है। और ज़िलों में देख ले आप, केपीके में देख ले, सारी नई लीडरशिप है, सारे नए चेहरे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वो जमात है जो नई लीडरशिप लेकर आ रही है, नौजवान लेकर आ रही है, बहुत सारे नौजवान हिस्सा है। सर कोरोना के हवाले से पूरी दुनिया में एक आफत है, कोरोना ने एजुकेशन का इदारा भी तबाह करके रख दिया। क्या ये जो नुकसान हमारा हुआ ये कैसे फुलफिल होगा? ये बात आपकी शाह साहब बिल्कुल दुरुस्त है कि जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वो जितनी बुरी तरह हिट हुई है कोरोना के दौरान, कोविड-19 के दौरान, इतनी शायद कोई दूसरी इंडस्ट्री ना हो, जिसमें खैर ये फूड इंडस्ट्री भी आ जाती है, लेकिन तलीमी अदारे तो बड़े। और आपको पता है किसी भी मुआशरे में तालीम और सेहत का निज़ाम सबसे पिवटल मरकज़ी ये निज़ाम होता है, तो नुकसान तो बहुत हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी टीचर के साथ कोई मसला हो जाता है बच्चे के साथ, तो फिर मीडिया और लोग कहते हैं देखो जी गवर्नमेंट ने ऐसे इकदाम नहीं लिए और वो बच्चा उसके दौर हो गया। तो अदारों के लिए अजाला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक पैकेज बना के वजारत ख़जाना को दिया है कि जो लोग इससे हिट हुए हैं उनकी माली इमदाद के लिए इंतज़ाम किए जाएँ, और इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट बहुत जल्द वो पैकेज भी देगी। और इंशाल्लाह अब तो ये अदारे खुलने जा रहे हैं,
इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 5% से कम है उसकी रेशो, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी ये कहता है कि अगर 6-7% भी हो तो फिर आप SOPs के साथ काम कर सकते हैं। होपफुली हम इससे निजात हासिल कर लेंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि वैक्सीनेशन जो है वो हम तमाम टीचर्स की फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने, जैसे हमने वेंटिलेटर बनाए, आप कहते हैं पाकिस्तान ने क्या तरक्की की, तो पहले तो किसी ने नहीं कोई चीज़ बनाई, सुई भी किसी ने नहीं बनाई, तो हमने वेंटिलेटर्स बनाए और वो पाकिस्तान की ज़रूरत को भी पूरी कर रहे हैं और बहुत जल्द हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। इसी तरह वैक्सीन भी तैयार पाकिस्तान ने कर ली है और बहुत जल्द हमारा मुल्क वैक्सीनेट हो जाएगा। अब भी कोई लगभग 1 करोड़ के लोग हो रहे हैं और हमने सेंटर बढ़ाए हैं और बढ़ाते चले जाएंगे। तो कोरोना से इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी। पूरी दुनिया वैक्सीन पे आ गई है, हम भी बना रहे हैं, चाइना ने भी हमारी इमदाद भी की है, हमने ख़रीदी भी है। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले 2-3 माह के अंदर पाकिस्तान में कोरोना के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और इंडस्ट्री चलेगी, मुआशरत चलेगी और सारे हालात ये ठीक होते चले जाएंगे। और जब हमारे 5 साल पूरे होंगे तो आप ये देखेंगे कि पिछले 74 सालों का अगर आप तजिया करेंगे और कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा कि इस गवर्नमेंट ने पिछली तमाम गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर, आप एक टीचर भी हैं, आपने एक इदारा भी चला रहे हैं। आज का नौजवान तालिब इल्म अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। कहा जा रहा है कि इम्तिहानात होंगे, वो कहते हैं ऑनलाइन मुझे देने चाहिए, तो आपका अपना क्या कहना है? अभी आप कहने से पहले मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया और मैं अभी शफ़क़त महमूद साहब से गुजारिश भी करने वाला था कि अगर देखो इम्तहान तो होने चाहिए। पिछले साल भी बग़ैर इम्तहान के लोग पास हुए, तो ये बहुत बड़ा एक होता है नुकसान बच्चों का है। देखो बग़ैर इम्तहान के अगर कोई पास होगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा। लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पेपर लिए जाएं जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स के लिए जाएं, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जो ज़रा कम अहमियत वाले हैं उनको बेशक ना किया जाए। ये मैं तजवीज़ आज देने लगा हूँ। और 9th के लिए तो बड़ा वक्त पड़ा है, 9th क्लास को तो कोई मसला नहीं है, वो तो उसका तो इम्तहान भी 1 महीना और लेट है और स्कूल खुल रहे हैं। तो जब स्कूल खुलेंगे वो तैयारी कर सकते हैं, 2-3 महीनों में वो तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इम्तहान की मनसूखी तो बड़ा गलत है बच्चों के लिए, लेकिन ये हो सकता है कि हम उसमें प्रैक्टिकल तो हम नहीं ले रहे, प्रैक्टिकल नहीं ले रहे, सिर्फ थ्योरेटिकल ले रहे हैं। और थ्योरेटिकल में भी तजवीज़ देते हैं कि भाई वो जो गैर अहम सब्जेक्ट है या कम अहम, गैर तो नहीं मैं कहूँगा, जिनकी अहमियत थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है। मिसाल के तौर पर एक आर्ट्स का बच्चा है, उसमें अगर हम जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स और उर्दू और इंग्लिश का ले लें और बाकी जो चीज़ें छोड़ दें, तो कम से कम बच्चा जो है वो एक पास करके जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस भी होगा कि मैंने पेपर देकर वो किया है। लेकिन सर जो अक्सर तलबा हैं यूनिवर्सिटीज़ के ले लें, कॉलेजेस के ले लें, तो उनका ये कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाया गया तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लिए जाए। देखो ये उनका मंतक मेरी नज़र में इसकी कोई लॉजिक नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाया तो ऑनलाइन क्यों लें? जब ऑनलाइन मजबूरी थी तो हमने कर लिया, अब तो मजबूरी नहीं है, जब अदारे खुल रहे हैं तो आप दें। इसका मतलब है कि आपने ऑनलाइन तैयारी नहीं की। इसका मतलब है जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो आपने उस वक्त क्लासेस अटेंड नहीं की। अगर तैयारी देखो, कोविड के अंदर बच्चों को बड़ा मौका मिला, चूँकि ट्रैवलिंग पे पाबंदी थी, सियाहती मकामात पर पाबंदी थी, तो बच्चे घर में थे, पेरेंट्स घर में थे, उनको पूरा मौका था, तैयारी के लिए मौका था, ट्रैवलिंग जो नहीं थी, तो उन्होंने तैयारी उनको करनी चाहिए थी, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी चाहिए थी। आज अगर वो ये जो बच्चे हैं ना जो एहतजाज कर रहे हैं, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ ये वो बच्चे हैं जो ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं। पढ़ने वाला बच्चा जो है घर बैठ के तैयारी करता है, तो ये ऑनलाइन कैसे पेपर दे? देखो ना, आप इधर बैठे हैं और पेपर दे रहे हैं, तो कैसे आपको मॉनिटर किया जाए कि आप हेल्प नहीं ले रहे, आप गाइड पास नहीं रख रहे? और ऑनलाइन तो कोई तो नहीं बनता, मजबूरी होती ज़रूर लेते, अब तो मजबूरी नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस भी मजबूरी के तहत की गई, अदरवाइज तो कोई प्रेफरेंस तो नहीं थी ना, मुतबादल के तौर पर कि बच्चों को बजाय घर में कुछ ना करवाने के कुछ करवा देना बेहतर है। तो ये उनका मुतालबा मेरी नज़र में। नई नस्ल के नाम को पैगाम देना चाहिए आज हमारे प्लेटफॉर्म? नई नस्ल को मेरा एक पैगाम है कि मैं चूँकि खुद एक स्टूडेंट हूँ, एक टीचर हूँ, पिछले 30-31 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैं अपने कौम के तमाम बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि एक तो ईमानदारी को अपना शिआर बनाएं, अपने पेरेंट्स की और टीचर्स की बेहद रिस्पेक्ट करें। अगर आपको लगता भी है कि पेरेंट्स ने आपको कुछ गलत कहा है या टीचर ने गलत कहा है, उसके बावजूद आप रिस्पेक्ट इसलिए करें कि हो सकता है जो आपका तस्वर है वो गलत हो, तो आप पर ये यू आर बाउंड टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। और दूसरा, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू वर्क हार्ड
कोई दुनिया में एक बंदा जो जिसने भी तरक्की की है मुझे बता दें, मैंने आज तक नहीं सुना अपने 31 साल तदरीसी अपने तजर्बे के दौरान, अपने इस लाइफ के दौरान, कि किसी एक बंदे ने कोई शॉर्टकट मारा है और वो परमानेंटली कामयाब हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको नज़र आते होंगे शॉर्टकट मारा कामयाब, तो चंद दिन इंस्टेंट होती है और चंद फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम होती है। तो एक अच्छा नाम बनाने के लिए, और लोग आपको आपके किरदार से पहचानें, नाम किरदार से बनता है। तो मेरी अब ये है कि अपने आप को सीधे रास्ते पे चलाना है, नमाज कायम करें, सफाई का ख्याल रखें, वज़ू में रहें, अपने वालिदैन की, टीचर की इज़्ज़त करें और अपनी हार्ड वर्क पे, मेहनत पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें। जब आप कामयाब इंसान बनेंगे तो आप जब देखेंगे कि मैंने मेहनत की, आज पूरी दुनिया आपकी इज़्ज़त करती है, पूरी दुनिया में आपका नाम है, तो फिर आपको लगेगा कि जो चीज़ें आपको बताई गई है, जिन पर आपने अमल करके ये कामयाबी हासिल की, वो कितनी अच्छी थी। शुक्रिया। बड़ा साहब, ये एक गर्दिश कर रही है खबर कि जी वैक्सीन से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं, क्या आपने वैक्सीन? नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली, ये माय गॉड, ये मैंने दोनों वैक्सीन, दोनों डोजेज़ लगवा ली हैं। खुदा के लिए कोई अगर बंदा कहता है जी फ़लाँ वैक्सीन ठीक नहीं है, देखो जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल है वो WHO की अप्रूव्ड है। वो तमाम लेबॉर्ट्री से मुख्तलिफ इकसाम के टेस्ट पास करके फिर जो आपका दुनिया का हेल्थ का अदारा है उसकी मोहर लग के आई है। लिहाजा अब अगर कोई डॉक्टर कहता है जी, देखो रिएक्शन बाज़ का इंडिविजुअल को होता है। मैं आपको बताऊं, ये जो शुगर है, कुछ लोगों को अगर शुगर ना खिलाए तो मर जाते हैं, और कुछ को शुगर खिलाए तो वो जो है वो खिलाए तो मरते हैं, और कुछ को ना खिलाए तो फिर मरते हैं। तो इसका मतलब है आप कहेंगे जी शुगर ख़राब है। ये तो उस इंडिविजुअल का केस है कि अगर किसी को रिएक्शन हुआ है तो वो इंडिविजुअल को हुआ है। बाय एंड लार्ज वैक्सीनेशन कोरोना का वाहिद इलाज है जहाँ से आपको अवेलेबल है, और जो अवेलेबल है सरकारी अदारों से। यानी ये ना हो कि कोई आपको धोखे से को कहे जी मेरे पास वैक्सीन, तो जो सरकारी अदारे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं वहाँ वैक्सीन 2 नंबर आ नहीं सकती, और ऐसी वैक्सीन आ नहीं सकती कि जिसका आपको फ़ायदा ना हो। तो वैक्सीन जल्दी करवाएं, एज सुन एज पॉसिबल। इट इज़ द ओनली सोल्यूशन, इट इज़ द ओनली ये ट्रीटमेंट है अगेंस्ट कोरोना। बहुत शुक्रिया बड़ैस साहब आपका। वेलकम। नाज़रीन, अभी बात कर रहे थे जुवेद बड़ैस साहब, ज़िले सदर मुल्तान और टिकट होल्डर 211। उनका कहना था कि जब तक कौमें अपनी रवायत को नहीं अपनाएंगी वो डूब जाएंगी। वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने बुज़ुर्गों की रवायत को बरकरार रखते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान सैयद यज़दानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।